नमस्ते दोस्तों। ऐसा इलाका जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। भयानक रहस्यों पर मैगजीन के लिए काम करता एक एडिटर अचानक गायब हो जाता है और पीछे छूट जाती हैं कुछ पुरानी फाइल्स। एक बच्ची का गायब होना, स्टूडेंट्स का मास हिस्टीरिया और एक हॉन्टेड वीडियो जिसको देख लेने पे 3 दिन के अंदर ही मौत हो जाती है। पर जब दो दोस्त चिहोरू और ओसावा इस सच का पता लगाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये सब किन किन नाम की जगह से जुड़ी हुई हैं। आखिर एडिटर कहाँ गया? दोस्तों, एंडिंग ऐसी होगी जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये जापान की किन किन नाम की नॉवल पे आधारित है जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। पूरे जापान में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जो कि न्यूज चैनल पे भी दिखाया जा रहा था। उस वीडियो में बताया गया है कि कोई चीज आपको खिड़की के बाहर से देखती है जो आपके पीछे पीछे चलती है, बिल्कुल तेके तेके की तरह। कहते हैं कि अगर आपने वो मांगा पढ़ी है तो आप 3 दिन के अंदर मारे जाएंगे और मरने तक आपको ये श्राप लग जाएगा। हर फोन पे ये वीडियो फ्लैश हो रहा था जिसमें एक औरत अपने दोस्त के गायब होने के बारे में बता रही थी। इसके बाद सीन जाता है एक पब्लिशिंग कंपनी पर जहाँ का हेड है सायामा, जिसके साथ काम करता है ओसावा। ओसावा पूछता है कि आखिर वो बेसमेंट में रहकर कौन सी राइटिंग कर रहा है, लेकिन वो सायामा का एक राज था। जिसके बाद हम उसे बेसमेंट में लिखते हुए देखते हैं। तभी पीछे से एक परछाई गुजरती है, पर सायामा को कुछ क्लू मिल गया था। तभी लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं। तभी वो सुनता है एक लड़की के कदमों की तेज से भागती हुई आवाज जो हर तरफ से आना शुरू हो जाती है। तभी सायामा के पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है और दोस्तों, उसके सामने खुद सायामा खड़ा था जिसकी एक आंख फूट चुकी थी। वो अपना हाथ सायामा की तरफ करता है और सायामा की आंख काली हो जाती है जिससे खून बह रहा था और सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले दिन ओसावा चिहिरो को ऑफिस बुलाता है क्योंकि ये बात वो फोन पे नहीं बता सकता था कि वो और सायामा एक मैगजीन लिख रहे थे, इसीलिए उसने उसे ऑफिस में बुलाया था। ओसावा चिहिरो को बेसमेंट में लेकर जाता है और बताता है कि एडिटर इन चीफ यानी कि सायामा 1 हफ्ते पहले गायब हो चुका है, जिसके साथ उसकी पत्नी भी गायब है। साथ ही वो अपने लिखे हुए सारे डेटा को भी ले गया और अब ओसावा अकेले काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो चाहता है कि चिहिरो उसकी मदद करे क्योंकि बॉस ने अल्टीमेटम दिया है कि सायामा जो डाटा ले गया है ओसावा उसे रिकवर करे या फिर मैगजीन पूरी करने के लिए मटेरियल कलेक्ट करे ताकि एंडिंग लिख पाए। पर दोस्तों, सायामा के गायब होने में पुलिस को किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली, इसीलिए वो ठीक से पता नहीं लगा पाए। पर चिहिरो पूछती है कि सायामा द्वारा लिखे पेपर्स तो होंगे यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट। पर दोस्तों, सायामा सारा काम लैपटॉप पे करता था, इसीलिए ओसावा को पता नहीं है कि वो किस चीज पे काम कर रहा था क्योंकि उसने ओसावा को कुछ बताया ही नहीं था। पर दोस्तों, जो भी मटेरियल सायामा ने इकट्ठा किया था वो सब उस बेसमेंट में था। जिसके लिए ये लोग बेसमेंट में जा रहे होते हैं तो लिफ्ट की लाइट एक पल के लिए फ्लिकर होती है। दोस्तों, अगर इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई तो प्रोजेक्ट डेडलाइन तक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। पर दोस्तों, उस बेसमेंट में कोई नहीं आता था। इन्हें वहाँ सायामा के कंटेंट का मटेरियल मिलता है, पर इन्हें उस सीक्रेट मैगजीन की जानकारी नहीं थी कि आखिर वो किस पे है। तभी चिहिरो को वहाँ 2 वीडियो कैसेट मिलते हैं जिन्हें ये लोग प्ले करके देखते हैं। तो उस वीडियो कैसेट में 7 साल की लड़की केइको के बारे में बताया जा रहा था जो स्कूल से घर लौटते वक्त सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर ही गायब हो गई थी, मानो कोई आत्मा उसे ले गई हो। और दोस्तों, इस घटना के 3 महीने बाद केइको के अंकल जो पास में ही रहते थे उन्होंने डैम से कूद के अपनी जान दे दी थी, जहाँ से पुलिस को उनकी बॉडी मिली थी। पर उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हालांकि सुसाइड बता के पुलिस ने केस बंद कर दिया। तब से उस डैम के पास कोई नहीं गया और अजीब तरह की घटनाएं रिपोर्ट होना शुरू हो गयी। एक विटनेस ये बताता हुआ दिखता है कि रात के 3 बजे जब वो ट्रक चला के आ रहा था तो उसने जंगल के पास एक छोटी लड़की को देखा जिसने रेड कलर का हैंडबैग पकड़ा था। तो उस आदमी ने ट्रक रोक के उस लड़की से पूछा था कि क्या हुआ। तो वो लड़की उस आदमी की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, वो बहुत भयानक दिख रही थी। जिसके बाद उसने उस लड़की को पहाड़ों के अंदर गायब होते देखा। और दोस्तों, उस लड़की का हुलिया ठीक गायब हुई लड़की केइको से मिल रहा था। अब दूसरे केस में एक फेमस स्कूल की रिकॉर्डिंग थी जहाँ एक लड़का अपने दोस्तों को सीढ़ियों से नीचे बुलाता है क्योंकि बाहर किसी क्रीचर की तरह की आवाज आ रही थी जो बोल रहा था ओई ओई, जो सभी बच्चों को सुनाई दे रही थी। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई पागल बाहर आवाजें निकाल रहा है और वो आवाज डरावनी होती जाती है जो इन बच्चों से पहाड़ों में आकर उसके साथ खेलने को कह रही थी। मजाक समझ के एक लड़की उस आवाज से पूछती है कि अगर वो पहाड़ों में आए तो उन्हें क्या मिलेगा, जिसपे
आवाज जवाब देती है कि उसके पास ढेर सारे परसिमॉन्स हैं। तभी एकदम से वो बेहोश हो जाती है, मानो अदृश्य शक्ति ने उस पर अटैक किया हो। तब टीचर्स आके उस लड़की को संभालते हैं। एक बच्चा देखता है कि पेड़ के पीछे से एक लंबा डरावना सा हाथ दिख रहा था, मानो वो क्रीचर लंबे पेड़ जितना बड़ा हो। और उस क्रीचर की आवाज हम वापस सुनते हैं, जिससे बच्चे बेहोश होने लगते हैं। और दोस्तों, ये केस न्यूज में भी आया था, पर इसकी रिकॉर्डिंग लोगों तक कभी नहीं पहुंची। ओसावा और चिहिरो को अभी भी समझ नहीं आता कि सायामा आखिर किस चीज पर काम कर रहा था। इसलिए ये लोग बाकी कैसेट्स को देखना शुरू करते हैं, जहाँ 2013 का एक कैसेट था जिसमें एक ब्लॉगर ने रिकॉर्डिंग करी थी, जो तोरी गेट के पास पहुंच गया था, जिसके नीचे एक श्राइन बना हुआ था। वो दिखाता है कि उस श्राइन के अंदर काफी गुड़िया रखी हुई थी, जो कि काफी अजीब बात थी। जैसे वो श्राइन का दरवाजा खोलता है, यहाँ भी हम उस क्रीचर की आवाज सुनते हैं। तब वीडियो ग्लिच करता है और अगले ही पल हम उस ब्लॉगर को अपने हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाए देखते हैं, मानो वो किसी के वश में हो। और वीडियो यहाँ कट हो जाता है। दोस्तों, स्कूल और ब्लॉगर दोनों के ही वीडियो में अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। यानी 2002 स्कूल के उस घटना के ठीक 10 साल बाद ये घटना घटी थी। यानी 2013 में इन्हें एक और पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें 2015 की रिकॉर्डिंग थी, जो थी निको लाइव स्ट्रीमर की, जिसके बारे में चिहिरो जानती थी, क्योंकि वो फुटेज निको के गायब होने के ठीक पहले की थी। और क्योंकि उसके ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, इसीलिए उसके गायब होने के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अब ये लोग उस फुटेज को देखते हैं, जहां निको एक हॉन्टेड स्पॉट पे गया था, जिसे कहते हैं हैंगिंग हाउस। कहा जाता है कि वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है। निको उस घर के अंदर जाता है, जो कि बिखरा पड़ा था। पेड़ों की जड़ों ने घर को घेर लिया था और दोस्तों, पूरा घर फांसी के फंदों से भरा हुआ था। निको को ये सब पहले तो मजाक लगता है, इसलिए वो भूत को बाहर आने को कहता है। तभी निको को औरत के बच्चे का कमरा मिलता है, यानी फॉरबिडन रूम, जिसे तोड़ के वो अंदर चला गया था, जिससे वो काफी खुश था। और पूरे घर में पेपर चिपके हुए थे। पर दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि रूम में ब्लैक मैन की ड्राइंग हर तरफ चिपकी हुई थी, जो कि काफी लंबा था। निको को वहाँ जमीन पे एक धब्बा भी मिलता है। तभी तारों से बना फांसी का फंदा हिलने लगता है, जिससे निको डर जाता है। और उसी वक्त उसके पीछे से एक बच्चे की आवाज आती है, जिससे निको की हवा टाइट हो जाती है। जिसके बाद निको उस बच्चे का ड्रॉर खोलता है, जिसमें बच्चे की फोटो रखी हुई थी। उसकी आंखें अपने आप डरावनी तरीके से हिलती है। पर अब जब वो कैमरा अपनी तरफ घुमाता है, तो देखता है कि उसके पीछे एक बच्चे की लाश लटक रही थी। और वीडियो यहाँ कट हो जाता है। पर दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके बाद निको मरा नहीं था, बल्कि उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। वो ट्विटर पर बार बार अपनी पोस्ट पर एक ही चीज पोस्ट कर रहा था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं था। पर ये सारी कहानियां कोई सेंस नहीं बना रही थी। तभी इन्हें सायामा का एक इंटरव्यू मिलता है 2019 का, जिसमें उसने मिगोरो नाम के एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, जो बताता है कि एक दिन सारे दोस्तों ने मिलकर एक दूसरे को मूवी दिखाई थी। मिगोरो ने ये वीडियो सातो को दिखाया था। कहते हैं कि अगर वो वीडियो कोई देख ले तो वो मर जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद सातो बहुत डर गया था, क्योंकि हर तरफ उसे औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। तब से मानो सातो ने हंसना बंद कर दिया था और कुछ समय बाद वो भी गायब हो गया। मिगोरो सायामा को उसके घर ले गया था। और दोस्तों, सातो के एंट्रेंस पे बच्चे की उसी ब्लैक मैन की ड्राइंग लगी हुई थी, जैसा कि हैंगिंग हाउस में लगी थी। पर दोस्तों, सातो के घर पे जो ड्राइंग थी, उसके चारों तरफ लेटर लिखे हुए थे, जिससे बनता है नाम रियो। पर दोस्तों, चिहिरो और ओसावा घबरा जाते हैं कि उन्होंने वीडियो दैट किल्स देख लिया है। ओसावा के मन में सवाल है कि क्या वो भी मारे जाएंगे। हालांकि मिगोरो ने भी वो वीडियो देखा था, पर वो अभी भी सही था। पर सायामा गायब हो चुका है। अगले दिन ओसावा जब ऑफिस आता है, तो उसके साथ काम करने वाली लड़की पूछती है कि क्या वो देर रात तक बेसमेंट में काम करता है। उसे चिंता थी कि वो भी सायामा की तरह गायब हो जाएगा। पर ओसावा अभी भी बेसमेंट में वीडियो देख रहा था, जहाँ पे कुछ अजीब सी क्लिप्स दिखाई जा रही थी। और तभी उसके कंधे पर एक खून से सना हाथ आता है, पर पलटने पे वो चिहिरो थी। ओसावा चिहिरो को एक वेबसाइट दिखाता है, जिसमें स्ट्रेंज पिक्चर्स पोस्ट होती हैं और उसमें उस ब्लैक मैन की ड्राइंग्स दिखती हैं। पर जब ये लोग ड्राइंग्स को मिलाते हैं, पर ड्राइंग में साइड के लेटर्स रियो से चेंज होकर ओना हो गए थे।
तभी चिहिरो उसे एक डीमन की फोटो दिखाती है जो उस एंटिटी की ड्राइंग की तरह लग रहा था और वो ड्राइंग्स डीमन को भगाने के चांस थे। ओसावा को पता लगा है कि लोगों ने इस तरह की ड्राइंग्स को पोस्ट करना शुरू कर दिया है। जब उसने टाइमलाइन देखी तो एक जगह से सबसे ज्यादा ड्राइंग्स आई थी, यानी जहाँ से सबसे पहले ड्राइंग आना शुरू हुई थी, और वो बिल्कुल हैंगिंग हाउस वाली ड्राइंग से मैच खाती है। और दोस्तों नीगो ने बताया था कि हैंगिंग हाउस किनकी रिवर के ही पास है, मतलब किनकी से ही ये ड्राइंग्स पूरे देश में फैलना शुरू हुई थी। दोस्तों ये लोग 2014 का एक और वीडियो देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का था जिसका नंबर 5 था, जहाँ पर एक छोटी बच्ची, उसका पापा और उसकी दादी रहने आए थे। पर वहाँ आने के बाद दादी की हालत अजीब सी हो गई थी। वो ठंड में भी खिड़की खुली रखने को कहती है। बच्ची अंदर ड्राइंग बना रही थी, तभी वो लड़की खिड़की की तरफ देखती है जहाँ दादी खड़ी नजर आती है और एकदम से ही ऊपर से एक लड़की नीचे गिरती है जिसकी वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों दोनों ही केसों में घर के अपार्टमेंट का नंबर 5 था, जिसे क्रिश्चियनिटी में भगवान का गुस्सा माना जाता है और कबाला न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर चेंज और एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। पर दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसी दाइची बिल्डिंग में 15 साल पहले की रिकॉर्डिंग देखने पे पता लगता है कि बच्चे वहाँ मसारू सामा नाम का गेम खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा क्रीचर की आवाज निकालता है और कहता है कि उसके पास पर्सिमॉन्स हैं। जिसके बाद बच्चा भाग के बाकियों को पकड़ता है। रिकॉर्डिंग में बच्चे ने एक लड़की को पकड़ा था जो पहले तो उसे फूल देती है और उसके बाद अपनी हेयर क्लिप जिसे वो लड़का ले लेता है, जो दिखाता है एक ऑफरिंग को। ये देखने के बाद चिहिरो एक लड़की से मिलने जाती है जो एनर्जी सेंस कर सकती है, पर जाने से पहले वो ओसावा को अकेले इन्वेस्टिगेट करने को मना करती है। अब चिहिरो जब उस लड़की को फोटो दिखाती है तो पहले वो लड़की बताती है कि इसके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत भयानक एंटिटी है। जिसके बाद वो एकदम से डर जाती है, जिससे चिहिरो का मोबाइल गिर जाता है और उसे उठाने पे लड़की को उसके पीछे वही हाथ नजर आता है, जिसे देखकर डर के मारे वो भाग जाती है। ओसावा ने चिहिरो को रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसमें मिगोरू ने बताया था कि एक रात उसके खिड़की के बाहर से अजीब आवाज आ रही थी। जब उसने देखा तो वहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा खड़ा था जिसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, मानो उसे फांसी पे लटकाया गया हो। मिगोरू ने उसे रिकॉर्ड किया था जो देखने से काफी क्रीपी लग रहा था। तभी किसी ने मिगोरू के दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया था। इस हादसे के बाद प्रीस्ट के पास जाके उसने खुद को एक्सरसाइज कराया था, पर प्रीस्ट ठीक से बोल नहीं पा रहा था और उसे उल्टी हो गई थी। प्रीस्ट ने इसका एक हल बताया था कि मिगोरू जीवित चीजों को रखे। उधर ऑफिस में ड्राइंग का पता लगाने पे ओसावा को एक क्लिप मिलती है जो कि एक मिसिंग फैमिली की थी। वो बिना किसी निशान के ही गायब हो गई थी और पिछले केस की तरह पुलिस को भी इस केस में कोई गड़बड़ नहीं मिली। ध्यान से देखने पे उस फैमिली फोटो के पीछे वही ड्राइंग लगी हुई थी, इसलिए ओसावा उस शॉप पे जाता है जहाँ उसे वो ड्राइंग दिखती है। वो उसकी फोटो ले ही रहा था कि तभी पीछे वही लड़का खड़ा था जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। पर जैसे ही ओसावा मुड़ता है उसका फोन बजने लगता है जो कि चिहिरो का था। वो उसे पूछती है कि वो कहाँ है, पर वो झूठ बोल देता है कि वो घर आ चुका है। जिसके बाद ये लोग एक और वीडियो क्लिप देखते हैं जहाँ पे हाई स्कूल की 3 लड़कियां एक सर्कुलेट होती इमेज के बारे में बात कर रही थी। दोस्तों उस इमेज को 3 लोगों को फॉरवर्ड करना होता है और ऐसा ना करने पे उनकी मौत हो जाएगी, और ये इमेज उसी ब्लैक मैन की थी। पर दोस्तों पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था कि क्या तुम पहाड़ों पर नहीं आओगे, और साथ ही में लिखा था एक नाम ओयामा। उस लड़की की फोटो पेपर में भी छपी थी जिसे देख के लग रहा था कि शायद इस क्लिप के बाद वो भी गायब हो गई। और दोस्तों चिहिरो को भी अब ये काम डेंजरस लगने लगा था क्योंकि काफी लोग गायब हुए और कुछ मारे गए थे। उसे लगता है कि शायद सायामा के साथ भी यही हुआ हो। ये सुनते ही ओसावा एक पल के लिए गुस्से में कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो जा सकती है, पर चिहिरो उसके साथ आखिरी तक रहेगी। ओसावा देखता है कि मिगोरू ने उसके मेल का जवाब दिया था जो कि कई दिन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ये लोग उससे मिलने जाते हैं जहाँ इन्हें पता लगता है कि प्रीस्ट के कहने पे मिगोरू ने कई जानवरों को पाला है। सबसे पहले उसने फिश पाली थी, जिसके बाद उसे वो भयानक लड़का दिखना बंद हो गया, लेकिन 6 महीने बाद फिश मर गई। और जब मिगोरू अपार्टमेंट वापस आया तो उसकी बालकनी में एक औरत रेड ड्रेस पहने खड़ी थी जिसके हाथ रिकॉर्डिंग में ऊपर उठे हुए थे। जब तक मिगोरू पुलिस को बुलाता वो औरत गायब हो चुकी थी और अब उसने बिल्लियां पाल रखी हैं। और दोस्तों यहाँ एक और शॉकिंग बात, जिस प्रीस्ट ने मिगोरू की हेल्प करी थी वो भी बिल्डिंग से कूद गया और उसकी मौत हो गई। शायद उस प्रीस्ट ने किसी जानवर को पाला नहीं था। मिगोरू का मानना था कि इसीलिए वो मर गया। वो कहता है कि साइतामा भाग गया है।
अगले दिन ये दोनों वापस काम करते हैं और अब आखिरी टेप बचा था जिसमें किनकी की एक डरावनी कहानी थी। बताया जाता है कि बहुत समय पहले मसारू नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर एक दिन बीमार होने के कारण उसकी माँ मर गई, जिससे मसारू टूट गया। वो अपनी माँ की कब्र के पास ही रोता रहा। तभी पहाड़ के ऊपर एक रोशनी हुई जिसे देख मसारू अपने दुख भूल गया और पहाड़ों की तरफ चला गया, जहाँ पर एक बड़ा लंबा आदमी खड़ा था जिसने मसारू को बताया कि वो भगवान है और उसकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। मसारू अपनी माँ को जिंदा करना चाहता था पर वो मर चुकी थी, जिसपे उस लंबे आदमी ने मसारू को एक वाइफ रखने को कहा था जो उसकी माँ की सब्स्टिट्यूट होगी। उसने मसारू को एक परसिमोन दिया था और कहा था कि जिस भी औरत को वो ये परसिमोन खिलाएगा वो मसारू की हर बात मानेगी। अगले दिन से मसारू परसिमोन को अपने हाथ में लेकर पहाड़ों में आवाजें लगाने लगा, पर गांव में जिस भी लड़की ने उसकी आवाज सुनी वो जानती थी कि उस समय परसिमोन्स नहीं उगते थे। पर दोस्तों मसारू चिल्लाता रहा और कोई भी लड़की उसके पास नहीं आई। चिल्लाते चिल्लाते थक गया और उसकी वहीं मौत हो गई। तब से लेकर आज तक पहाड़ों पर उसकी आवाज सुनाई देती है। पर दोस्तों एक दिन उसका परसिमोन एक गांव के पास आ गया, इसीलिए गांव वाले ने मसारू के लिए एक श्राइन बना दिया। दोस्तों मसारू की फोकलोर से जो रोती हुई आवाज सुनी वही सेम रोने की आवाज इन लोगों ने स्कूल के टेप में सुनी थी और दाइची गेम खेलते हुए बच्चों ने भी यही आवाज निकाली थी। यहाँ तक कि आपको याद होगा ब्लॉगर का वो वीडियो, उसमें भी पहाड़ से यही आवाज आती सुनाई दी थी। और सबसे पहले गायब हुई लड़की के अंकल ने जहाँ सुसाइड किया था वो डैम ब्लॉक में दिख रही जगह के पास था और वो हैंगिंग हाउस भी दांची के पास था जहाँ वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। यानी श्राइन और दांची दोनों काफी पास हैं। इन लोगों ने अगर ये पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए तो आखिरी पेज पूरा हो जाएगा। उस रात ओसावा को एक फोन आता है जिससे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर उसका एक पेन नीचे गिर जाता है। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जब वो पेन उठाता है तो उसे सायामा का पेपर मिलता है। जब उसने भी उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, काफी रात हो गई थी, इसलिए ऑफिस की वो लड़की ओसावा को चलने के लिए कहती है। हर तरफ पेपर बिखरे हुए थे और ओसावा अजीब तरीके से हिल रहा था। वो चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी। इसके बाद उसका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता है। अगले दिन चिहिरो के पूछने पे वो लड़की उसे बेसमेंट ले जाती है जहाँ ओसावा का बचता फोन उसे मिलता है। फोन पे ओसावा की दोस्त बताती है कि पिछली रात ओसावा उसे अजीब बातें कर रहा था और कह रहा था थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी। ये सुनते ही चिहिरो ओसावा के लैपटॉप में चेक करती है तो देखती है कि जो फोटो उसे मिली थी वो उसी शॉप पे लगी हुई थी। इसीलिए वो ओसावा को ढूंढने में जाती है जहाँ ओसावा उसे उस एंटिटी के वश में दिखता है और उसके पीछे एक परछाई दिखती है जो ऊपर हाथ उठाए हुए थी और ओसावा भी अपना हाथ उठाता है। पर चिहिरो उसे होश में लाती है और अपने घर ले जाती है जहाँ ओसावा चिहिरो की फोटोज को देखता है। उसे पता लगता है कि उसका एक बेटा था जो अब उसके साथ नहीं है। पर चिहिरो को ओसावा की फिक्र है। उसे लगता है कि उसकी हालत मिगोरो से भी ज्यादा खतरनाक है। ओसावा उसे सायामा का वही पेपर दिखाता है और जिस राइटर ने उस रात सायामा की भागने में मदद करी थी उसके जरिए सायामा को उसकी लोकेशन पता है जिससे मिलने ये लोग जाते हैं। घर के अंदर इन्हें काफी बदबू आती है। वहाँ हर तरफ जानवर पिंजड़े में मरे पड़े थे, यानी सायामा ने भी जानवर पाले थे और इनके पीछे खड़ा था सायामा। या हम उसकी बीवी को भी देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। वो किसी जानवर की तरह चल रही थी। इसका इल्जाम सायामा इन लोगों पे लगाता है। ओसावा उसे सारी बातें समझाता है पर सायामा को लगता है कि वो लोग उसे मारने आए हैं और यहाँ वो भी कहता है थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी। ये लोग देखते हैं कि सायामा की एक आंख गायब थी और तभी ऊपर से उसकी वाइफ नीचे नुकीले लोहे पे गिरती है जिससे उसकी मौत हो गई थी और सायामा ओसावा को एक पेपर देकर खुद को भी उस नुकीले लोहे से मार लेता है और ये लोग वहाँ से लौट आते हैं। दोस्तों इस पेपर के अंदर एक पेन ड्राइव थी जिसकी 2008 की रिकॉर्डिंग से पता लगता है कि वहाँ एक जगह थी जहाँ लोग अपनी कम्युनल लाइफ जीते थे ताकि वो अपने प्रियजनों से वापस मिल सकें। वहाँ पे एक बड़ा सा काला पत्थर था जो था याशिरो सामा और ये सब उसी के डिवोटी थे। और यहाँ आता है ट्विस्ट जब उसी के क्लिप में दिखती है चिहिरो, क्योंकि दोस्तों एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ पार्क में गई थी तो किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी और जब वो उठी तो उसका बेटा उसके पास नहीं था बल्कि उसकी
लाश तालाब के पास मिली थी। उसे लगा था कि वो अपने बेटे को वापस पा सकती है, इसीलिए बहुत कम समय के लिए वो वहाँ गई थी। पर उसे उस जगह अजीब सी बात लगी कि वहाँ की ओनर के हिसाब से बैकयार्ड में रखा पत्थर अपने आप एक दिन वहाँ आ गया था। पर दोस्तों वो रिलीजन 10 साल के अंदर ही बंद हो गया क्योंकि वो पत्थर गायब हो चुका था, जिसके बाद वहाँ की ऑर्गेनाइजर पागल हो गई। चिहिरो को लगता है कि अभी तक जितनी कहानियां देखी या सुनी है वो सब इस स्टोन की तरफ इशारा करती है और सायामा ने ये फुटेज क्लू की तरह इनके पास छोड़ी है। ओसावा को डर है कि वो उसकी तरह पागल हो जाएगा। दोस्तों मसारू की कहानी जिस लेखक ने लिखी थी उसे किनकी के पॉपुलर फोकलोर के बारे में पता होगा, इसलिए ये लोग उस तरफ जाते हैं। उस लेखक से पता चलता है कि बचपन में उसके बगल में रहने वाली दादी ने उसे ये कहानी सुनाई थी, जिसके बाद ये कहानी एक खेल बन गई जिसे वहाँ के बच्चे खेला करते थे। पर खेल खेलने के बाद पास के एक पेड़ पे एक बच्चे ने अपने आप को उस पेड़ से खुद को लटका के मार लिया था, जिसके बाद उस बच्चे की माँ पागल हो गई। उसी हालात में उसने कुछ फिगर ड्रॉ किए जिसे वो लोगों को देने लगी। और दोस्तों ये वही ब्लैक मैन की पिक्चर थी और दोस्तों उसके चारों तरफ उसी मरे हुए लड़के का नाम था जो था रियो, पर उसे अकीरा भी पढ़ा जाता था। जिसके बाद वो लेखक इन्हें उसी 5 नंबर वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट में लेकर जाती है जहाँ से सामने वो पहाड़ दिखता था जहाँ मसारू का श्राइन था। और इसी अपार्टमेंट पे वो दादी और बच्ची रहा करती थी। और दोस्तों यहाँ सारे डॉट कनेक्ट होते हैं क्योंकि लंबे समय पहले मसारू के श्राइन पे स्टोन रखा गया था, पर किसी वजह से वो गायब हो गया। उसके बाद वहाँ डॉल्स रखी जाने लगी। पर 10 साल पहले एक रूमर था कि किसी ने इस पत्थर को वापस आते देखा जिसने डॉल की जगह ले ली। और 10 साल पहले ही उन बिलीवर के कल्ट को बंद किया गया था। और अब ये लोग सच जाने के लिए पहाड़ों पर टनल से होते हुए जाते हैं। जब सामने एक डरावनी लड़की आ जाती है, डर के मारे चिहिरो कार पीछे करती है तो पीछे वही टूटी गर्दन वाला लड़का खड़ा था जो अपनी गर्दन लंबी खींच देता है। इसीलिए चिहिरो लड़की को टक्कर मार के आगे चली जाती है। इन्हें देखी दोनों स्पिरिट्स वही थी जो भी गोरू को दिखती आई थी। अब ये पहुंचते हैं उसी तोरी गेट पे जहाँ ब्लॉगर ने अपना ब्लॉग बनाया था और वही थी मसारू की श्राइन। उन गुड़ियाओं को फेंक कर चिहिरो पत्थर को ढूंढने लगती है और वो ना मिलने पे वो श्राइन को तोड़ना शुरू करती है। वो पागलों की तरह पत्थर को वापस आने को कहती है। तभी पहाड़ों से मसारू की आवाज सुनाई देती है। ओसावा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और तब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब चिहिरो ओसावा से थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसकी जगह आ गया था और अब वहाँ वो पत्थर भी आ गया था जो उस जगह अपने आप आ जाता है जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है। यानी चिहिरो ओसावा को यूज करके इस पत्थर तक पहुँचना चाहती थी ताकि वो अपने मरे हुए बच्चे से वापस मिल सके। यहाँ ओसावा उस क्रीचर यानी मसारू का असली रूप देखता है जिसके कई सारे टेंटिकल्स थे और वो अपने शरीर से कुछ अंडे गिराता है जो तैरते हुए सीधे आते हैं ओसावा की तरफ और उसके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। और ये सीन काफी क्रीपी था। वो अंडे खींचते हुए ओसावा को उस पत्थर से ले जाके टकराते हैं। हालांकि ओसावा बाहर आने की कोशिश करता है पर वो मारा जाता है। चिहिरो ने उस क्रीचर को एक सैक्रिफाइस दे दिया था जो कि था ओसावा। और पर्सनली दोस्तों उस क्रीचर को देखकर मुझे काफी वियर्ड फीलिंग आई। यार उस पत्थर से अब चिहिरो के बेटे की आवाज सुनाई देने लगती है और उस क्रीचर की ये क्लिप हर जगह वायरल हो रही थी। वही क्लिप जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी जहाँ चिहिरो अपने दोस्त के गायब होने की बात बता रही थी। यहाँ वो अपने बच्चे को भी लेकर आती है जो कि कोई बच्चा नहीं बल्कि एक क्रीचर था, यानी मसारू से जन्मा एक क्रीचर। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी अबाउट अ प्लेस इन द किनकी रीजन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।